हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पेइंग टीचर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सदियों से भारत की संस्कृति का हिस्सा है, लॉ सिस्टम का भी हिस्सा है, लेकिन अभी अभी कंट्रोवर्सीज में आने की वजह से वो जो है हर एक व्हाट्सएप पे, हर एक इंस्टाग्राम में देखने को मिल रहा है, और वो है वक्फ। तो वक्फ क्या है, क्यों है, कौन लाया था, मतलब क्या है, क्या इसकी कंट्रोवर्सीज हैं, ये सारी जो है डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं ये प्लेलिस्ट में। तो आप हमारे साथ तीन वीडियोस तक एटलीस्ट बने रहिएगा, जहाँ पे मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी गैर समझ ना रहे। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज वक्फ। वक्फ है क्या? वक्फ का मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको अल्लाह के नाम पे हमेशा के लिए डेडिकेट कर दिया है, और ये प्रॉपर्टी कभी भी बेची यानी कि सेल आउट नहीं की जा सकती, और ना ही उसका किसी प्राइवेट वर्क के लिए यूज किया जा सकता है। ये एक चैरिटेबल एंडोमेंट है अंडर इस्लामिक लॉ, और ये सिर्फ बिल्डिंग ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसे दरगाह के बाजू में बनी हुई कोई इमारत या फिर कोई बिल्डिंग जो रेंट पे चढ़ाई है और उसका जो रेंट आता है उससे दरगाह का मेंटेनेंस चलता है। सोचो, एक इंसान ने अपनी पूरी जो हवेली थी, मतलब एंसेस्ट्रल यानी कि पूरी उनके पुरखों की जो हवेली थी वो उसने वक्फ कर दी, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये हवेली जो है अब उसकी नहीं रहेगी, और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी वो हवेली को पर्सनल यूज नहीं कर पाएगी। उसका सिर्फ और सिर्फ वक्फ के तहत उसका यूज हो सकता है सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क्स में या फिर रिलीजियन यूजेस के लिए। इसकी बात करें तो वक्फ के बेसिकली दो टाइप्स, एक होता है रिलीजियस वक्फ और दूसरा होता है चैरिटेबल वक्फ। तो रिलीजियस वक्फ का मतलब होता है आप वहां पे दरगाह बना सकते हो, वहां पे मस्जिद बन सकती है, और चैरिटेबल का मतलब हुआ कि वहां आप जो है हॉस्पिटल्स बना सकते हो, स्कूल्स बना सकते हो, और ऐसा कुछ जो चैरिटी के लिए काम है। जैसे हैदराबाद का मक्का मस्जिद जो एक वक्फ की प्रॉपर्टी है, या फिर लखनऊ का बारा इमाम बारा देख लीजिए, वो भी एक वक्फ के तहत वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो आप सोचते होंगे कि ये वक्फ का कंसेप्ट इंडिया में कब से आया, तो चलिए हिस्ट्री की ओर तो बात करते हैं मुगल पीरियड की, जहाँ पे मुगल सल्तनत जो थी वो इंडिया में काफी जगहों पे फैली हुई थी। तो वो टाइम पे मुगल राजा जो थे, मुगल के जो बादशाह हुआ करते थे, वो लोग वक्फ कंसेप्ट इंडिया में लेके आए थे। वो अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने पास जो भी था उसको वक्फ करते थे, और वो टाइम से आज के टाइम तक, प्री कॉलोनियल टाइम तक, हमारा ये जो वक्फ वर्ड है और वक्फ का जो कंसेप्ट है वो चलता आ रहा है। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं था। जब ब्रिटिश रूल आया इंडिया में, तब उन्होंने देखा कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज है वो बहुत सारी है, और उसका जो रेगुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब उसका जो ऑपरेशंस है, जिस काम के लिए उसको डोनेट किया गया है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। इसलिए, और दूसरा मेन रीजन, क्योंकि वो भी इतनी सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर अपना कंट्रोल चाहते थे, उन्होंने भी 1913 में एक वक्फ एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना कंपलसरी हो गया, और ये वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको लॉफुली रेगुलेट करना स्टार्ट हुआ। फिर आया वक्फ एक्ट 1995, जिसको मॉडर्न फ्रेमवर्क के तौर पे बनाया गया, जिसका मेन रीजन था कि ये जो प्रॉपर्टीज है उसको अच्छे से रेगुलेट किया जाए, उसको अच्छे से मैनेज किया जाए, ताकि ये जो प्रॉपर्टीज है जो यूज के लिए बनी है उसी यूज के लिए अच्छे से यूज हो पाए। इमेजिन कीजिए, इंडिया में 6 लाख से भी ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज है, और ये जो प्रॉपर्टीज है वो इंडिया की टोटल लैंड का काफी बड़ा एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ये मार्क करती है, और एक तरह से ये इस्लामिक चैरिटी का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब आते हैं ये प्रॉपर्टीज के
प्रोटेक्टर्स की, यानी कि वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड ये प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, प्रॉपर्टीज का अच्छे से यूज करने के लिए बनाया गया था, और इनको काफी सारी पावर्स भी दी गई थी। लेकिन जैसे स्पाइडरमैन ने कहा था, विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभानी थी उसमें ही गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से आज ये कंट्रोवर्सीज में फंसा है। सुनो एक रियल लाइफ कहानी दिल्ली के एक नामचीन केस की, जो था वक्फ बोर्ड दिल्ली के खिलाफ। पिछले कुछ सालों में दिल्ली गवर्नमेंट ने टोटल 123 प्रॉपर्टीज को वक्फ कंट्रोल से हटा के, वक्फ बोर्ड के कंट्रोल से हटा के देने का ऑर्डर दिया। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही हिस्टोरिकल वैल्यूज की है, जैसे जामा मस्जिद, अजमेरी गेट, तुगलकाबाद फोर्ट के आजू बाजू के एरियाज में टोटल 123 प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज काफी प्राइम लोकेशंस पे थी। सोचो ये बात जो है कोर्ट तक गई और काफी सारे इसके ऊपर डिबेट्स भी हुए, लेकिन अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया। लेकिन ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के बारे में भी आपने सुना होगा। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ऊपर ऐसे एलिगेशंस थी कि उन्होंने इलीगली लैंड पीसीज को रेंट पे दिया है। एक बात कानपुर की भी है, जहां पे वक्फ बोर्ड ने ये जो प्रॉपर्टीज है उसको प्राइवेट डेवलपर्स को डेवलप करने के लिए दे दिया गया था, और इसके ऊपर तो केस भी हुआ था और कोर्ट तक ये बात पहुंची। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें वक्फ बोर्ड की जो इरेगुलरिटीज है वो बार बार सामने आती है, और ये सुन के और ये समझ के आपको समझ में आता होगा कि क्यों आज गवर्नमेंट उसके ऊपर, वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा कंट्रोल चाहती है। ये जो प्रॉपर्टीज है उसका मिसयूज हो रहा था। वक्फ बोर्ड जो है, जो उसका काम है प्रोटेक्ट करना, संभालना, वो काम वो अच्छे से नहीं कर रहा। कुछ और फेमस एग्जांपल्स सुनो। हैदराबाद का जो चार मीनार है वो तो वक्फ प्रॉपर्टी है ही, लेकिन उसके आजू बाजू का जो कॉमर्शियल एरिया है वो भी सारा वक्फ बोर्ड के अंडर कंट्रोल में आ गया। यहाँ तक कि दिल्ली का रेड फोर्ट जो है उसके आजू बाजू की जो प्रॉपर्टीज है वो भी वक्फ प्रॉपर्टीज है, और उसके वो भी वक्फ बोर्ड के अंडर में कंट्रोल में है। और ये सारी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के इश्यू और इतनी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज के जो इश्यू है वो बड़े इश्यू होते हैं, जिसको रिजॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। और इंटरेस्टिंग केस है वेस्ट बंगाल के एक गांव चुनाखली का। पूरा का पूरा गांव ही वक्फ प्रॉपर्टीज, मतलब पूरा गांव वक्फ प्रॉपर्टीज। वहां पे जो लोग रहते हैं उनका कुछ नहीं, सब वक्फ में चला गया और उसको प्राइवेट रेसिडेंस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। बोर्ड का कहना है कि ये पुराने जमाने से पूरा गांव वक्फ प्रॉपर्टी है, और ये जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अभी हमारा क्या, यहाँ पे हमने जो परचेज किया उसका क्या। तो वक्फ बोर्ड का काम है ये जो प्रॉपर्टीज है उसको संभालना, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है कभी कभी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बातें जो है वो कोर्ट तक चली जाती है, और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक जब जाती है तब हेडेक जो है सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि इसको कैसे डील किया जाए। इसलिए शायद ये अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो है प्रपोज किया गया है, ताकि गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना कंट्रोल थोड़ा सा बढ़ा सके, ताकि ये जो प्रॉपर्टीज है जो काम के लिए बनी है उसी काम के लिए उसका यूज हो पाए। आज हमने समझा कि वक्फ क्या है, कब से है, हिस्ट्री क्या है, और ये वक्फ जो है वो कैसे एप्लीकेबल रहता है हर एक जगह पे। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो अमेंडमेंट बिल है उसके प्रोविजंस क्या है, और ये प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पूरा प्लेलिस्ट लिस्ट जरूर देखना दोस्तों, अच्छे से क्लियरली सब कुछ समझाया है मैंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और आपके अगर कुछ सवाल है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं आंसर श्योरली करूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें और आगे की डिटेल्स अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में डिटेल में हम देखने वाले हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्यों कंट्रोवर्सीज में ये सब फंसा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।